हेलो। आज हम लोग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के क्रम में काई स्क्वायर देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने टी टेस्ट देखा था। अब हमें देखना है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि काई स्क्वायर क्या है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये मेनली दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसका काम क्या होता है कि अगर आपके पास एक सैंपल डेटा है तो वो डेटा जो है पॉपुलेशन जो है जहां से आपने डेटा लिया है उसका सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि नहीं ये चेक करना। तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है, अगर आपने रैंडमली एक सैंपल कलेक्ट किया है और वो एक ही वेरिएबल पे होगा, ये डाटा एक ही वेरिएबल पे होना चाहिए। उसकी कई कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए जेंडर लिया तो उसमें मेल फीमेल हो सकता है, पर वेरिएबल एक ही रहेगा जेंडर। इसी तरह से मान लीजिए आपने कोई और कैटेगरी ली, उसमें तीन लेवल्स हो सकते हैं, 4 लेवल्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कास्ट लिया तो कास्ट एक वेरिएबल हुआ, उसके अंदर कई लेवल्स हो सकते हैं, अलग अलग जितने टाइप के कास्ट है सब हो सकते हैं, लेकिन एक ही वेरिएबल है कास्ट। तो एक ही वेरिएबल का डेटा आपके पास होगा और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये डेटा जो है हमारे पास, क्या ये पॉपुलेशन का ही सही रिप्रेजेंटेशन है। जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है, क्या हमारा सैंपल सही आया है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आया है, ये चेक करने के लिए होता है। तो इस टेस्ट में होता क्या है कि सैंपल की जो वैल्यूज हैं वो पॉपुलेशन से सिमिलर आ रही हैं कि उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया इसका मतलब सैंपल काफी डिफरेंट है पॉपुलेशन से, उसका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। अगर सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये सैंपल जो है पॉपुलेशन का सही रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये होता है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा होता है काई स्क्वायर का जो यूज है वो है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और दो वेरिएबल्स के आधार पे एक कंटिजेंसी टेबल बनाई जाती है और उसके बेसिस पे आगे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। कंटिजेंसी टेबल क्या होती है, जैसे आपने फाई कोरिलेशन या टेट्रा कोरिलेशन में देखा था, जो एक बॉक्स टाइप का बनता है रेक्टेंगुलर, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, 4 सेल्स जिसको बोलते हैं वो बन जाते हैं, जिसको ABCD हम लेबल करके फॉर्मूला लगाते थे, उसको कंटिजेंसी टेबल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में कि दो वेरिएबल्स पे हमारे पास डेटा है और हम देखना चाहते हैं कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। ये चीजें हम टेस्ट करते हैं। काई स्क्वायर चाहे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हो चाहे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो कंटिजेंसी टेबल पे, जैसा मैंने बताया, डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पहले कंटिजेंसी टेबल बना लेनी चाहिए, तभी आप क्लियरली ये कर पाएंगे। कंटिजेंसी टेबल और भी नामों से जानी जाती है, जैसे क्रॉस टेबुलेशन, क्रॉस टैब या 2 वे टेबल। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये 2x2 टेबल भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, 4x2, 3x3, कितने भी टाइप का हो सकता है। क्या मतलब है 2x2 का, जैसे पहले आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो पहले 3 टेबल्स दिए हुए हैं ऊपर से, उन सब में आप देखिए कि 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ध्यान दीजिए, आप जो टोटल का कॉलम है वो नहीं काउंट करेंगे। पहले दूसरे में तो कहीं टोटल क्लियरली लिखा नहीं है, पर टोटल कैलकुलेटेड है। अगर आप थर्ड पिक्चर देखें, जहां एक तरफ मेल और फीमेल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ डॉग एंड कैट लिखा हुआ है, उसमें तीसरा कॉलम और तीसरा रो टोटल का भी है। लेकिन जब भी हम कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं कि 2x2 टेबल है या 4x2 कंटिजेंसी टेबल है मान लीजिए, तो उसमें हम वेरिएबल के लेवल्स का रो और कॉलम लेते हैं, ना कि टोटल वाला कॉलम काउंट करते हैं। तो अगर ये मेल फीमेल डॉग कैट वाला टेबल हम देखें तो ये 2x2 टेबल है, क्योंकि जेंडर के 2 लेवल्स हैं, मेल और फीमेल, मतलब 2 ग्रुप्स हैं, और एनिमल्स के भी या पेट एनिमल्स के भी 2 ग्रुप हैं, डॉग या कैट। तो इसलिए ये 2x2 टेबल हुआ, क्योंकि इसमें 2x2 इज इक्वल टू 4, 4 सेल्स हमारे बने। एक जहां 42 लिखा है, जहां मेल और डॉग है, दूसरा जो 10 लिखा हुआ है, मेल और कैट वाला बॉक्स, तीसरा 9 जहां पर है, फीमेल और डॉग, चौथा 39, फीमेल और कैट। यहाँ टोटल वाला जो कॉलम है, चाहे रो में चाहे कॉलम में, ये हम काउंट नहीं करते हैं कंटिजेंसी टेबल का बताने के लिए कि वो क्या साइज का है। पर राइट साइड में जो आप 3 वैल्यूज देख रहे हैं, 3 टेबल्स देख रहे हैं, ये 2x2 टेबल के एग्जांपल्स हैं। पर 2x2 टेबल से बड़ा भी हो सकता है कंटिजेंसी टेबल। जैसे आप नीचे अगर देखिए तो पहला जो छोटा बॉक्स बना हुआ है वो अगर आप देखिए तो उसमें रोज में
4 रो हैं, ग्लास, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और मेटल, 4 तरह के मटेरियल की बात की गई है। और राइट साइड में देखिए, मतलब कॉलम में, तो लोकेशन के 3 वैल्यूज दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे ये जो टेबल हुई, ये हम कहेंगे 4x3 टेबल है। रोज पहले बोलते हैं, कॉलम्स बाद में बोलते हैं, तो ये हम बोलेंगे 4x3 टेबल है ये। तो ये देखिए आप 2x2 नहीं है, 4x3 है। इसी तरह राइट साइड में देखें तो इसमें रोज कम है, कॉलम्स ज्यादा है। रोज में क्या है यहाँ पे, फीमेल और मेल, और आई कलर जो दिखा रहा है तो उसमें 5 कॉलम है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। तो ये टेबल जो हुई ये 2x5 टेबल है, 2 फीमेल और मेल, 5 कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। टोटल इसमें भी नहीं काउंट करेंगे। तो इस तरह की टेबल जब हम बना लेते हैं तब काई स्क्वायर कैलकुलेशन हम इजिली कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये आपका ज्यादा यूज में आएगा। काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट आएगा बट उतना उसके एग्जांपल्स नहीं देखने में आते हैं। आपको मेनली जो क्वेश्चंस आएंगे या जो जरूरत पड़ेगी जब आप अपना रिसर्च वगैरह भी करेंगे तो यूजुअली आपको काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की जरूरत पड़ेगी। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में जो इंडिपेंडेंस शब्द आ रहा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो दो वेरिएबल्स हैं जिनके हम बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं उसके बीच में एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। और ये नल हाइपोथेसिस होता है काई स्क्वायर टेस्ट का कि जो दो वेरिएबल्स जो आप ले रहे हैं उनके बीच में जीरो को रिलेशन, मतलब जीरो एसोसिएशन है, कोई रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं है, इट्स जीरो। इसीलिए नल का मतलब होता है जीरो। तो वो मान के चलता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है इन दो वेरिएबल्स में। और हमारी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो मानती है कि नहीं, सम रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इसमें रिलेशनशिप है। तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल पे ही चलेगा। और कैटेगोरिकल वेरिएबल आप जानते हैं नॉमिनल होता है या ऑर्डिनल होता है, इसीलिए ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसीलिए ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल मतलब या तो वो नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल टाइप का होगा, इंटरवल और रेशियो स्केल पे नहीं होगा। और इंटरवल या रेशियो स्केल अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट के लिए ये शर्त होती है कि कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, इंटरवल या रेशियो स्केल पे होना चाहिए, तभी आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कंपेयर करता है इसलिए ये नॉन पैरामीट्रिक है। ध्यान रखिए दोनों वेरिएबल्स का कैटेगोरिकल होना जरूरी है। अगर एक कैटेगोरिकल है एक कंटिन्यूअस है तो भी काई स्क्वायर नहीं लग सकता है। अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो नहीं ही लगेगा। तो दोनों वेरिएबल्स को कैटेगोरिकल होना जरूरी है तभी ये टेस्ट लग सकता है। दूसरी बात, जैसे हमने टी टेस्ट में देखा था जिसमें एक था पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जहां पे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का हमारे पास स्कोर होता था और उसके लिए हम डिफरेंसेस देखने के लिए दोनों स्कोर में पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो हम लगाते थे। तो एक ही पर्सन, उन्हीं एक सेट ऑफ पीपल का डाटा हो सकता था जो कि मान लीजिए ट्रेनिंग के पहले लिया गया, कोई टेस्ट करा के फिर कुछ ट्रेनिंग दी गई, फिर उसके बाद फिर से डेटा लिया गया और देखा गया कि क्या उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं या कुछ डिटोरिएशन हुआ कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं अगर वो किसी प्रकार का प्री टेस्ट स्कोर और पोस्ट टेस्ट स्कोर डिनोट करते हैं तो काई स्क्वायर नहीं लग सकता। क्योंकि अगर आगे हम अभी देखेंगे, अजम्पशन भी है ये काई स्क्वायर का कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनका जो भी डाटा आपने लिया है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे, एक का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अगर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्कोर लेंगे तो जाहिर सी बात है वो रिलेटेड होंगे क्योंकि वो सेम ही पीपल के पहले और बाद के स्कोर्स हैं, इसीलिए उसको डिपेंडेंट टी टेस्ट हम लगाते हैं क्योंकि दोज आर नॉट इंडिपेंडेंट वैल्यूज, दे आर डिपेंडेंट, वो लिंक्ड है एक दूसरे से, वो रिलेटेड है एक दूसरे से। और ऐसा जब भी होगा, ऐसा डेटा अगर है तो काई स्क्वायर नहीं लग सकता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस पे ही लगेगा। अगर इस तरह का हो कि वो डिपेंडेंट है तो उसके लिए एक दूसरा टेस्ट होता है मैकनेमार टेस्ट, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको वो नहीं देखना है कि कैसे लगता है। अब जैसे कोई भी और टेस्ट होता है स्टैटिस्टिकल जिसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, वैसे ही काई स्क्वायर में भी नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस हमेशा बोलती है जीरो, मतलब जीरो रिलेशनशिप, क्योंकि काई स्क्वायर रिलेशनशिप देखता है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो नल हाइपोथेसिस मान के चलेगा कि जीरो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, किसी तरह से लिंक नहीं है। अगर आप कोरिलेशन निकाले तो कुछ नहीं निकलेगा, उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं होगा, इस तरह से मान के चलता है।
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या मानता है, उसका उल्टा लेके चलेगा कि नहीं, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ये मान के चलता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन या काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी कह लें, सेम चीज है। वो क्या करता है कि आपने जो ऑब्जर्व किया है वैल्यूज, और ऑब्जर्व वैल्यूज का मतलब जो आपने डेटा प्राप्त किया है अपने रिसर्च में, तो जो डेटा आपने लिया है, जो ऑब्जर्व किया है आपने, जो वैल्यूज आ रही है हर वेरिएबल की, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ये चेक करता है। क्योंकि आपने हाइपोथेसिस बनाई है एज अ रिसर्चर कि नहीं कुछ रिलेशनशिप है, जबकि नल हाइपोथेसिस कहती है कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इसीलिए काई स्क्वायर टेस्ट लगा के देखेंगे कि सिग्निफिकेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि रिलेशनशिप है या नहीं है। बाकी स्टैटिस्टिकल टेस्ट की ही तरह अगर काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट आता है तो ये बताएगा कि दोनों ग्रुप्स के बीच में, जो दो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, उन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहती थी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर p वैल्यू आपकी लेस आई, जो भी सिग्निफिकेंस लेवल है, अल्फा लेवल है, जो हम 0.05 पे यूजुअली लेते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आई हैं, जो हमने डेटा में प्राप्त किया है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, और इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम किन्हें कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यूज मतलब अगर नल हाइपोथेसिस के हिसाब से आप चलें, जो कहता है कि कोई संबंध है ही नहीं वेरिएबल्स के बीच में, तो वो मानेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू सब बराबर आनी चाहिए। मतलब अगर आपने मान लीजिए दो जेंडर्स पे डेटा कलेक्ट किया, मेल और फीमेल पर, और क्या चीज का कलेक्ट किया आपने, मान लीजिए कि उन्हें कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, वेनिला या चॉकलेट। तो आइसक्रीम एक वेरिएबल हो गया जिसमें दो कैटेगरीज हो गई आपकी, वेनिला और चॉकलेट, और जेंडर एक हो गया जिसमें दो कैटेगरीज हो गई, मेल और फीमेल। तो मान लीजिए आपने डेटा लिया कि मेल कितने हैं जो वेनिला वाले आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं, कितने हैं जो चॉकलेट वाली कर रहे हैं, फीमेल्स कितनी है जो कि वेनिला वाली पसंद कर रही हैं और कितनी चॉकलेट वाली पसंद कर रही हैं। तो मान लीजिए आपकी कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, 5 लोग उसमें हो गए, 7 लोग इस ग्रुप में हो गए, 3 इसमें हो गए, 10 उसमें हो गए, कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू आई। तो ये आपने जो डेटा प्राप्त किया, ये सब वैल्यूज जो हुई, ये आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हो गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसको कहेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब नल हाइपोथेसिस क्योंकि मान के चलता कि कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल में, इसका मतलब अगर जेंडर बदल रहा है, मेल से फीमेल हो रहा है, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा आइसक्रीम के प्रेफरेंस में। तो वो क्या मान के चलेगा? मान लीजिए अगर आपने टोटल डेटा लिया है 20, तो वो मानेगा कि हर कैटेगरी में 5-5 बराबर बराबर लोग होंगे। 5 मेल्स होंगे जो वेनिला पसंद करेंगे, 5 मेल्स होंगे जो चॉकलेट पसंद करेंगे, 5 फीमेल्स होंगी जो वेनिला पसंद करेंगी, 5 फीमेल्स होंगी जो चॉकलेट पसंद करेंगी। एकदम सेम सेम वैल्यूज वो मान के चलेगा, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जेंडर बदल रहा है तो आइसक्रीम का प्रेफरेंस बदल रहा है। तो उन वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। नल हाइपोथेसिस के हिसाब से ये जो वैल्यूज आई, इनको बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो अगर आपका काई स्क्वायर का वैल्यू सिग्निफिकेंट आता है, तो ये दिखाता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो आई हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज से सिग्निफिकेंटली अलग हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में। जो नल हाइपोथेसिस मान के चल रहा था कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज आती, मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला होता। लेकिन क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जेंडर और आइसक्रीम का प्रेफरेंस लिंक्ड है, उनमें रिलेशनशिप है। तो काई स्क्वायर अगर सिग्निफिकेंट आया तो हम मानते हैं कि जो हमारे दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनमें संबंध है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं आया तब हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज स्टैंड्स, इट इज एक्सेप्टेड, कि जो है उसमें रिलेशनशिप था ही नहीं, दोनों वेरिएबल्स में कोई लिंक नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, तो ये चीज है। अब अजम्पशंस देखते हैं क्या क्या है काई स्क्वायर के। पहला अजम्पशन, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, दो से कम नहीं, दो, और वो कैसे होने चाहिए? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, 2 और मोर कैटेगरीज होनी चाहिए हर वेरिएबल की। तो दोनों ही जो आपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स लिए, दोनों के अंतर्गत 2 या उससे अधिक कैटेगरीज होनी चाहिए। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, 2x2 टेबल्स भी था, कहीं 4x3 था, कहीं 3x5 था, इस तरह से अलग अलग थे। तो एक वेरिएबल के अंतर्गत 2 कैटेगरीज या उससे अधिक हो सकती हैं, पर 2 से कम नहीं होनी चाहिए, एक कैटेगरी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनके बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसीलिए जो हमने बोला कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का डेटा रहे तो आप नहीं उसको काई स्क्वायर से एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि वो लिंक्ड है, वो रिलेटेड डेटा है। इसीलिए जो आपका ऑब्जर्वेशन आए, जो आपका वैल्यूज है जिसे आप चेक करना चाहते हैं काई स्क्वायर से, वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। चौथी और पांचवी काफी इंपॉर्टेंट असम्पशन है जो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चौथा क्या है कि अगर आपका काई स्क्वायर टेबल जो आप बनाते हैं कंटिजेंसी टेबल, वो 2x2 टेबल अगर बन रही है, अगर आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसा है कि दोनों में दो दो कैटेगरीज हैं, जैसे हमने अभी जेंडर और आइसक्रीम प्रेफरेंस का एग्जांपल लिया, अगर वैसा कुछ है 2x2 टेबल अगर बन रही है, तो सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ध्यान दीजिए ऑब्जर्व नहीं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 5 या ग्रेटर होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, जो छोटा वाला बॉक्स बना हुआ है उसमें सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं बॉक्सेस में, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, उससे हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और चारों बॉक्सेस का एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट होता है। प्रोसेस क्या है हम आगे देखेंगे। कोई भी वैल्यू अगर 5 से छोटी आ रही है तो काई स्क्वायर नहीं लगेगा। इसी तरह बड़ी टेबल्स अगर हैं, जैसे राइट साइड में आप एग्जांपल देख रहे हैं जो 2x2 से बड़ी कंटिजेंसी टेबल्स हैं, उसके लिए कम से कम 1 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हर बॉक्स में, जिसको सेल बोलते हैं। तो हर सेल में कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए, 1 की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। कौन सी? एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए। और दूसरी बात कि कम से कम 80% सेल्स जो हैं उसमें वैल्यू एटलीस्ट 5 होनी ही चाहिए। अगर सब में 5 नहीं भी है तो कम से कम 80% सेल्स में 5 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल और मेल एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ 5 आई कलर्स दिए हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो 10 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो सब में आप देख रहे हैं ऑब्जर्व वैल्यूज कुछ कुछ दी हुई हैं। इसका हम फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और क्योंकि 10 बॉक्सेस बने हैं, 5/2 10, 10 बॉक्सेस हैं, 10 का 80% 8 होगा। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम निकालेंगे, कम से कम 8 बॉक्सेस में वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, और बाकी सब में भी टोटल, मतलब बाकी जो बचे भी, उसमें एटलीस्ट 1 तो होनी ही चाहिए, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी काई स्क्वायर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? काई स्क्वायर इज इक्वल टू, काई स्क्वायर के नीचे आप देखिए छोटा सा सी लिखा हुआ है, वो जरूरी नहीं लिखना, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंडिकेट करता है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, सिंपली काई स्क्वायर भी लिखा जाता है। काई देखिए एक्स की तरह बनता है, स्मॉल एक्स की तरह बनता है, बट एग्जैक्टली जो क्रॉस की तरह एक्स होता है, जो टाइपिंग में एक्स बनता है, वैसा एक्स नहीं रहता है। इसका एक पार्ट जो है उस दोनों ऊपर से कर्व, देखिए एक सीधा सीधा है, एक जो है ऊपर से भी कर्व है, नीचे से भी कर्व है, ये काई स्क्वायर का सिंबल होता है, काई ऐसे लिखा जाता है। तो ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ दे रहा है, समेशन किसका, क्या जोड़ रहे हैं हम, न्यूमरेटर में है O माइनस ई, जो नीचे सबस्क्रिप्ट में आई लिखा है वो वैल्यूज इंडिकेट कर रहा है, आप वो नहीं भी लिखेंगे एक बार तो चलेगा, O माइनस ई भी डायरेक्ट लिखा जाता है। तो O माइनस ई, O इंडिकेट करता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, E इंडिकेट करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिवाइडेड बाई E जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और न्यूमरेटर का देखिए ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर किया गया है। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, जो ये देखता है काई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है, वो ये टेस्ट करता है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आई हैं, जो हमने अपने डेटा में पाया है, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है नल हाइपोथेसिस के हिसाब से, जो अपेक्षित है कि हर ग्रुप में बराबर बराबर संख्या होगी, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये चीज सही है कि नहीं, क्या डिफरेंस है हमारे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बीच में, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये हम टेस्ट करते हैं काई स्क्वायर से। तो अब हम देखेंगे कि ये, पहले तो देखेंगे कि बाय हैंड कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो अभी एक वीडियो है जो आप देखेंगे, जिसमें बताया गया है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट वाला जो टाइप है, वो कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं। इसके बाद हम एक सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे जो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का होगा, कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरीके आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। तो पहले ये वीडियो देखते हैं। This is Stephanie from statisticshowto.com. In this video, I'm going to show you how to calculate a chi-square statistic. Here's the formula.
we have the sum of observed values minus expected values, and those are all squared, divided by our expected values. The summation symbol tells you things are going to get a little ugly, but I'll break it down into a series of steps using a table. Here's the question we want to answer. We have 256 visual artists, and they were surveyed to find out their zodiac signs. We're going to assume that those zodiac signs are going to be evenly distributed across the 12 signs. But it's possible more artists are Aquarians or Capricorns than other signs. So we're going to eventually test that hypothesis, but for now we're just going to calculate the test statistic. So here's our table. In the first column, the category, we're just going to write down all of the different star signs. In the second column, our observed values, those are the values that the respondents gave to us in the survey. Now we have to do our first calculation, that is for the expected value. If we had 256 people, we would expect to find 256 divided by 12. That comes out to 21.333. We'd expect to find around 21 people in each of those different zodiac signs. In the fourth column, we're going to put our residual. A residual is an error, and that just means it's a difference between what we observed and what we would expect. So to get that figure, you just subtract column 3 from column 2. For example, we have 29 minus 21.333. That gives us 7.667. For the fifth column, we want to square all of those figures from column 4. For example, 7.667 squared is 58.782889. For column 6, we're going to take our figures in column 5 and divide it by the expected value in column 3. For example, we'll take that 58.782889 and divide it by 21.333 to get 2.755491. The last step is we want to sum up all of those values. When we add all of those together, we get 5.094, and that is our chi-square statistic. In the next video, I'll use that statistic to perform the hypothesis test. Thanks for checking in, and I'll see you in the next video. तो इसमें आपने जैसे देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया काई स्क्वायर के फॉर्मूले से, वो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए था। मेथड दोनों में सेम रहता है, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, चाहे काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट हो या काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट में सिर्फ एक वेरिएबल का डेटा आपके पास होता है जिसको आप पॉपुलेशन के वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं, और अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगा रहे हैं तो इसका मतलब जरूर आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे जिसके कम से कम दो कैटेगरीज होंगी, और उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं ये आप देखना चाह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे। ये एग्जाम्पल जो है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का है, जो आपको ज्यादा मिलेगा करने के लिए, आपको इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि क्या कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या एसोसिएशन है किस चीज में, स्मोकिंग में और प्रोफेशनल एथलीट होने में। ठीक है, तो स्मोकिंग दो टाइप कैटेगरी में बढ़ सकता है, यस या नो, मतलब आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर हैं, और प्रोफेशनल एथलीट भी दो तरह की कैटेगरी में हो सकता है, यस या नो, यानी या तो आप एथलीट हैं या एथलीट नहीं है। तो इसी के बेसिस पर 28 लोगों का डेटा लिया गया, जिसको यहाँ नीचे कंटिजेंसी टेबल में दिखाया गया है। एक तरफ आप देखिए स्मोकिंग दो टाइप में बटा है, नॉन स्मोकर और स्मोकर। दूसरी तरफ आप देखिए कि एथलीट है या नहीं है, प्रोफेशनल एथलीट, ये दो टाइप्स दिया हुआ है, एथलीट या नॉन एथलीट। और ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, टोटल वाला दोनों कॉलम हम छोड़ देंगे, जो चार बीच की वैल्यूज आप देख रहे हैं 14, 4, 0 और 10, ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दिखाती हैं, क्योंकि हमने जब डेटा कलेक्ट किया 28 लोगों पे तो हमें ये वैल्यूज मिली कि 14 ऐसे लोग हैं जो एथलीट है और नॉन स्मोकर हैं, 4 ऐसे हैं जो एथलीट हैं और स्मोकर हैं, 0 ऐसे लोग हैं जो नॉन एथलीट और नॉन स्मोकर हैं, और 10 ऐसे हैं कि नॉन एथलीट हैं और स्मोकर हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि क्या स्मोकिंग और
बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट के बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। और यहाँ हम काई स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है, दोनों कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में बटे हुए वेरिएबल है, इसके लिए हम यहाँ काई स्क्वायर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो वो तो आपको क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, 14, 4, 0 और 10, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। अब मेन काम है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालना, जो इसी ऑब्जर्व वैल्यूज के आधार पे निकलती है। कैसे? तो उसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो OBS लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जर्वेशन के लिए, और जो हैश है ये नंबर के लिए इंडिकेट किया जाता है। तो टोटल हैश ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द रो में टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, इनटू, डॉट का मतलब है इनटू, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर द कॉलम में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है वो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब इस फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन के लिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखते हैं अगले में। तो यहाँ पर देखिए पहला ग्रुप जो था वहां पे 14 वैल्यू थी एथलीट और नॉन स्मोकर की, या जो भी वहां पे वैल्यू दी हुई थी। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बेसिस पे हमने पहले टोटल वाला कॉलम निकाल लिया, रोज का भी और कॉलम्स का भी। तो टोटल हमने कैसे निकाला है, दोनों का रोज और कॉलम्स का एड अप कर दिया है। तो नॉन स्मोकर और स्मोकर में जो वैल्यू दी हुई थी एथलीट के लिए वो हमने टोटल कर दिया, तो टोटल वाला कॉलम देखिए 18 वहां वैल्यू आ गई। इसी तरह नॉन एथलीट और स्मोकर का जो वैल्यू हमारा ऑब्जर्व दिया होगा उसको हमने टोटल किया तो 10 वैल्यू आ गई, ये रोज का टोटल हो गया। ऐसे ही कॉलम का हम टोटल कर लेंगे, तो नॉन स्मोकर वाले जो दो वैल्यूज दिए हैं उसको हम जोड़ लिए तो नीचे 14 आ गया। और ये कौन सी वैल्यूज जोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन में दी थी। आप याद कीजिए कि क्वेश्चन में नॉन स्मोकर वाले कॉलम में एथलीट की वैल्यू 14 दी हुई थी, नॉन एथलीट की 0 दी हुई थी, तो वो ऐड किए तो हमारा 14 आ गया यहाँ पर। इसी तरह स्मोकर वाला जो कॉलम है उसमें जो दो वैल्यूज दी हुई थी वो हम ऐड अप कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए 14 आ रहा है। जब ये आ गया तो अब ये जो बीच में कैलकुलेशन दिखाया है ये हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने रो और कॉलम का टोटल निकाल लिया, जो टोटल वाला बॉक्स हम बनाते हैं दोनों तरफ उसका यही इंपॉर्टेंस है, टोटल निकालना जरूरी है, वो निकाल लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जो था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन कॉलम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम यहाँ पहला जो सेल है हमारा, पहला बॉक्स जो है, यानी जहां पे एथलीट और नॉन स्मोकर मैच कर रहे हैं वो वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां हम क्या कर रहे हैं देखिए, टोटल नंबर ऑफ रोज में हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, उसका रो देखिए 18 है ऑब्जर्वेशन, तो 18 हमने ले लिया। उस कॉलम में कितना ऑब्जर्वेशन है टोटल, नीचे देखिए 14, तो दोनों को इंटू कर लेंगे, 18 इंटू 14 कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस कहाँ है, बिल्कुल एंड में दिया हुआ है जहां पे 28 लिखा हुआ है। ये टोटल आपके पास डेटा था क्योंकि एन आपका 28 था, 28 लोगों से आपने डेटा लिया, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। हमारी वैल्यू आ गई 9। ये 9 जो आया ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है। इसी तरह नॉन एथलीट वाले ग्रुप का हमने क्या किया देखिए, नॉन एथलीट वाला जो है जहां पे नॉन एथलीट और नॉन स्मोकर है वो वाला सेल जो है उसके जस्ट नीचे वाला जो भी हमने देखा उसके, वहां देखिए रो में टोटल कितना दिया था 10, उस कॉलम में नीचे टोटल कितना है 14, तो इन दोनों को इनटू कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि हमारा 28 है क्योंकि 28 लोगों पे हमने किया है, तो 28 से हमने डिवाइड कर दिया। यहां हमारा आ गया वैल्यू 5 और 5 हमारा क्या हो गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही बाकी दोनों का भी हमने निकाल लिया और हमारी वैल्यूज आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चारों सेल्स के लिए 9955, ये आ गया। नीचे देखिए नोट कीजिए दिया हुआ है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हम यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो भी आई है वो 5 या उससे ऊपर आई है हर सेल में। देखिए 2 में 9 है और 2 में 5 है, 5 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए क्योंकि ये 2x2 टेबल है और अजम्पशन में हमने देखा था कि 2x2 टेबल में अगर 5 या उससे बड़ी वैल्यूज नहीं है तो हम नहीं लगा सकते हैं काई स्क्वायर। तो ये वहां पे जो अजम्पशन है हमारा फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम आगे चलेंगे और काई स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। तो जैसे आप जानते हैं फॉर्मूला क्या था काई स्क्वायर का, समेशन करना है किसका, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड पहले करेंगे हर सेल के लिए और जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्व दी हुई थी हर सेल की, एक्सपेक्टेड हमने निकाली है और
उसका स्क्वायर हमें करना है माइनस करके। तो पहला जो सेल था जहां एथलीट और नॉन स्मोकर था, वहां पे आपकी ऑब्जर्व वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 14 दी हुई थी, और आपने भी पिछले स्टेप में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की है वो 9 आई थी। तो 14 माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी 9, तो हमने ये कर दिया, तो हमारा आ गया 2.78। ऐसे ही बाकी 3 सेल्स जो बचे उनके लिए भी करेंगे कि जो ऑब्जर्व वैल्यू क्वेश्चन में दी थी माइनस जो पिछले स्टेप में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, और कैलकुलेशन हमने सारा कर लिया। तो हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज मिली, 2.78, 5, 2.78 और 5 फिर से। अब हम क्या करते हैं, इनको बस ऐड अप कर लेते हैं, हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमने ये सारे को ऐड कर लिया, हमारी वैल्यू आ गई काई स्क्वायर की 15.56। अब जानते हैं अगला लॉजिकल स्टेप क्या होता है जब स्टैटिस्टिक हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी फॉर्मूले से, कि हम टेबल देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू के लिए कि हमारी वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। और आप जानते हैं कि टेबल देखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो काई स्क्वायर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1, या शॉर्ट में इसको ब्रैकेट में r माइनस 1 रो के लिए r इंटू सी माइनस 1 भी लिखते हैं। तो अगर हम हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 2x2 टेबल था हमारा, तो रोज हमारे पास 2 थे, कॉलम्स भी हमारे पास 2 थे। तो अगर आप ये लगाएंगे तो 2 माइनस 1 किया, रो 2 थी, 2 माइनस 1 किया 1 आ जाएगा, इनटू कॉलम भी 2 थे, 2 माइनस 1 करेंगे फिर से 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 आपका 1 होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 आ रही है। यहाँ देखिए फिर आपको वार्निंग दे रहा है ब्रैकेट में कि टोटल्स डू नॉट काउंट एज रो और कॉलम। ये हड़बड़ी में गलती नहीं कर दीजिएगा कि टोटल वाला जो कॉलम है वो भी जोड़ दिया, 3/3 हो गया, ऐसे करके कैलकुलेट कर दिया तो डीएफ गड़बड़ आएगा तो वैल्यू भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें टोटल वाला कॉलम और रो नहीं जोड़ना है इसमें। तो हमारा डीएफ यहाँ पर 1 आ गया, और काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है, 15.56। अब हम काई स्क्वायर का टेबल देखेंगे। तो काई स्क्वायर का टेबल हम कहाँ देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के बराबर, और कितने अल्फा वैल्यू पे देखेंगे, 0.05, क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही टेस्ट करते हैं कि 95% पे कितना आ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जहां लिखा है उसके रो में अगर आप देखिए 0.05 जहां दिया है, रेड से सर्कल मैंने किया हुआ है, 3.841 ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ रही है। आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू थी 15.56 जो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने का क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस बोलती थी कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब हम कह रहे हैं कि रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप है स्मोकिंग हैबिट और प्रोफेशनल एथलीट होने या नहीं होने के बीच में, ये इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको कंटिजेंसी टेबल बनी बनाई दी हुई है, यहाँ पे टोटल्स भी निकाल दिए गए हैं, आपको बस फॉर्मूले पर कैलकुलेशन करके देखना है कि रिलेशनशिप कोई है कि नहीं जेंडर और स्पोर्ट्स प्रेफरेंस के बीच में। जेंडर में 2 कैटेगरीज हैं, फीमेल और मेल। स्पोर्ट्स प्रेफरेंस में 3 कैटेगरी है, आर्चरी, बॉक्सिंग और साइकिलिंग। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जो कि एक एक्चुअल स्टडी से लिया गया है और रिसर्चर्स का नाम दिया हुआ है, 1975 की स्टडी है, जिन्होंने अपने स्टडी में देखने की कोशिश की थी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का, उसका तुर्की के वो थे बच्चे, उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे कोई रोल है कि नहीं, कोई रिलेशनशिप है कि नहीं 2 वेरिएबल्स का। तो फिजिकल डेवलपमेंट उन्होंने एक स्केल पे मेजर किया था जिसमें 1 से 5 तक ऑप्शंस हो सकते थे। 5 का मतलब फुली डेवलप्ड, 1 का मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं। और सोशियो इकोनॉमिक क्लास पेरेंट्स का उन्होंने उसको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 1 से लेके 4 तक। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कंटिजेंसी टेबल बनी हुई है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास पेरेंट्स का दिया हुआ है 1 2 3 4। फिजिकल डेवलपमेंट भी जो 5 पैरामीटर्स थे, 5 कैटेगरीज थे वो दिए हुए हैं, सबका वैल्यू आपको देके रखा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल नहीं दिया है, वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे और फिर सारी कैलकुलेशन करेंगे। मेथड एग्जैक्टली सेम है, जैसे 2x2 में किया वैसे ही करना है। ऑब्जर्व वैल्यूज आपको दी हुई हैं। एक्सपेक्टेड के लिए आप पहले रो और कॉलम का टोटल वैल्यू निकाल लेंगे और हर सेल के लिए उस सेल का रो जो है और कॉलम जो है उसका टोटल इनटू कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, मतलब टोटल जितने ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं इन सबको एड अप करके
आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देखेंगे और रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे सिग्निफिकेंस चेक करने के बाद कि रिलेशनशिप कोई है फिजिकल डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में या नहीं है। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए जो है कि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जहां पे ड्राइवर्स जो हैं, कार चलाने वाले ड्राइवर्स जो हैं, वो स्टॉप साइन पे, सिग्नल पे स्टॉप साइन होती है, रेड लाइट जलती है, तो वो रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं अगर सेल फोन पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि वो रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। तो स्टॉप और डोंट स्टॉप का कैटेगरी एक तरफ, दूसरी तरफ सेल फोन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सेल फोन है नो सेल फोन का कैटेगरी बना हुआ है और यहाँ पे ये डेटा आपको दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि क्या फोन यूसेज और सिग्नल पे रुकने या नहीं रुकने के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या एसोसिएशन है या नहीं है। अब देख लेते हैं कि अगर SPSS में आपको काई स्क्वायर करना हो तो आप कैसे करेंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोई टीचर है साइकोलॉजी के जो कि ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को हम ऑनलाइन मेथड से पढ़ाएं या बुक्स के थ्रू पढ़ाएं, और मान लीजिए उनके दिमाग में प्रश्न आया कि हो सकता है जेंडर का इससे कुछ एसोसिएशन हो सकता है मेल और फीमेल में प्रेफरेंस अलग अलग हो, कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता हो, कोई बुक्स के थ्रू पढ़ना चाहता हो। तो ये हमें टेस्ट करना है कि क्या जेंडर और प्रिफर्ड लर्निंग मीडियम के बीच में कोई एसोसिएशन है या नहीं है, कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो SPSS में हम दो वेरिएबल्स बना लेंगे। एक का नाम हमने रख दिया जेंडर, जिसके अंदर दो कैटेगरीज होंगी, मेल और फीमेल। दूसरा हमने वेरिएबल बना लिया प्रिफर्ड लर्निंग मीडियम, जिसका कि दो वैल्यूज फिर से हो जाएंगी, दो कैटेगरीज हो जाएंगी, ऑनलाइन या बुक्स। तो ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज में क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और क्रॉस टैब्स का ऑप्शन चूज कर लेंगे। हमें क्रॉस टैब्स का बॉक्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा जहां पे हमारे दोनों वैल्यूज जो है जेंडर और प्रिफर्ड लर्निंग मेथड वो यहाँ पे दिखा रहा है। और राइट साइड में देखिए रोज और कॉलम्स का बॉक्स है जो कि क्रॉस टैब बनता है, उसपे रोज और कॉलम्स जो होते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप कौन सा किस में डालें, वो आपके ऊपर है कि आप रोज के रूप में जेंडर को देखना चाहते हैं या कॉलम में देखना चाहते हैं। तो वो आपके प्रेफरेंस पर है, इसलिए कोई सा भी वैल्यू किसी में भी डाल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वाला आप रोज में डालेंगे, कौन सा कॉलम में डालेंगे। जो डालेंगे उसके हिसाब से आपका वो टेबल बन के आ जाएगा। अगर आपने रोज में जेंडर डाला तो रो में मेल फीमेल दिखाएगा, अगर कॉलम में डाला तो ऊपर मेल फीमेल लिख के आएगा। तो वो आपके अपने पसंद की बात है कि आप कैसे देखना चाहते हैं, आप कोई वाला भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रोज में जेंडर डाल दिया है और प्रिफर्ड लर्निंग मेथड को कॉलम्स में डाल दिया है। इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स नाम का बगल में आपको बॉक्स दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक बॉक्स खुलता है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आप देख रहे हैं काई स्क्वायर, उसका बॉक्स अनचेक्ड है, आप उसको चेक मार्क कर देंगे, क्लिक करेंगे तो टिक मार्क उस पर बन के आ जाएगा और आप कंटिन्यू बटन क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक दूसरा बटन होगा सेल्स, उसको आप क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू को अगर हम टिक कर देंगे तो अभी तक जैसा हम क्वेश्चंस में देखते आ रहे थे कि वैल्यूज लिखकर आ रही हैं सारी कि किस सेल में कितने वैल्यूज ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, वैसे हमें बिल्कुल वैसे टेबल बन के दिखाएगा। अगर आप चाहें तो उसके नीचे जो रो कॉलम और टोटल वाली वैल्यूज हैं वो भी टिक कर सकते हैं, ये परसेंटेजेस में दिखाएगा। और उस तरह से अगर दिखाएगा तो अभी तक आप जैसा टेबल देखते आ रहे थे वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि परसेंटेज में उसके नीचे सारी वैल्यूज दी होंगी, रो और कॉलम की और टोटल की भी। तो आप चाहे तो ये टिक कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, आप दोनों टाइप से करके एक बार चेक भी कर सकते हैं ये चीज। फिर कंटिन्यू क्लिक कर देंगे और ओके क्लिक कर देंगे, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्योंकि बड़ा है तो दो पार्ट्स में हम शो कर रहे हैं। पहले तो आपका जो जनरल बॉक्स बन के आता है वो बन के आ गया कि कितना आपका टोटल n है, इसमें कुछ मिसिंग डेटा है कि नहीं, इस तरह से वैल्यूज दिखा दिया। दूसरा देखिए यही क्रॉस टैब बना हुआ है जो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस में देखते आ रहे थे, पर आपको यहाँ ढेर सारी वैल्यूज दिख रही हैं क्योंकि हमने रो कॉलम और टोटल का परसेंटेज भी चूज कर लिया था। अगर हम ये नहीं किए होते तो सिंपली जो 8, 12, 20 दिख रहा है ऊपर वाले में और नीचे में 11, 9, 20 बस इतना ही हमें दिखता, बाकी चीजें नहीं दिखती, सब परसेंटेजेस वगैरह लिखे नहीं दिखते। तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं या डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपका टेबल बन के आ गया और सब में ऑब्जर्व वैल्यूज आपकी दिख रही हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो हमारा मेन टेबल है काई स्क्वायर का। काई स्क्वायर में देखिए वैल्यू कितनी आई काई स्क्वायर की, वो हमें पहले रो से पता चलता है जहां लिखा है पियर्सन काई स्क्वायर।
पियर्सन नाम क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ये भी कोरिलेशन ही देख रहा है, लेकिन जैसे हमने फाई और टेट्रा कोरिलेशन देखा था कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में निकलता है और पियर्सन कोरिलेशन का ही स्पेशल रूप है, वैसे ही ये भी एसोसिएशन या रिलेशनशिप का ही टेस्ट है जैसे कोरिलेशन होता है। और इसका मतलब बिल्कुल ना समझें कि एक वेरिएबल दूसरे को प्रभावित कर रहा है, कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ भी पियर्सन काई स्क्वायर इसका नाम दिया हुआ है। वैल्यू कितनी आ रही है आपकी काई स्क्वायर की? 0.902 ये वैल्यू आ रही है। और देखिए उसके ऊपर छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, 0 cells have expected count less than 5। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये असम्पशन कि एसपीएसएस भी बता दे रहा है कि कोई भी सेल ऐसा नहीं था जिसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आनी चाहिए वो 5 से कम रहा हो। मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट जो था वो 9.50 कैलकुलेशंस में आया है। ऐसा ही आपको पहले ही बता दे रहा है कि हमने जो एसपीएसएस में रन किया काई स्क्वायर ये सही रन हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो असम्पशन है वो पूरा हुआ है। अब इसमें आप देखिए आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दिया हुआ है काई स्क्वायर की वैल्यू के सामने, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 1 था, क्योंकि 2/2 टेबल था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रो -1 इंटू कॉलम -1 1 आएगा, तो वो आपको वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो आप इग्नोर कर सकते हैं कॉलम, वो आपके मतलब का नहीं है। लास्ट के जो 2 कॉलम्स है वो देखिए कि सिग्निफिकेंस वैल्यू दिया हुआ है, एक में लिखा है 2 साइडेड, एक में लिखा है 1 साइडेड। तो ये वही है कि अगर आपने 1 टेल्ड हाइपोथेसिस बनाई थी कि 2 टेल्ड बनाई थी, क्या आपने हाइपोथेसिस बनाई थी कि बस रिलेशनशिप होगा पर किस दिशा में होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं बताया था तो हम 2 साइडेड हाइपोथेसिस जो हमारी है उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंस वैल्यू लेंगे जो आ रही है 0.527। और अगर हमने कोई दिशा बताई थी कि फीमेल्स में मान लीजिए ऑनलाइन वाला प्रेफर ज्यादा करेंगे, इस तरह कुछ दिशा अगर बताई हुई थी, या मेल्स जो है वो ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करेंगे स्टडी, ऐसा कुछ अगर हमने डायरेक्शन दिया था, तो हम 1 साइडेड हाइपोथेसिस के बेस पे 1 साइडेड सिग्निफिकेंस वैल्यू ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे है 0.264। इधर वे आप देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट कोई भी नहीं है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट नहीं हुई और कोई रिलेशनशिप नहीं है जेंडर में और प्रिफर्ड लर्निंग मेथड में। थैंक यू।